जरा एक पल के लिए सोचिए, मतलब अगर आपके सामने एक बहुत ही अजीब सा प्रस्ताव रखा जाए। एक तरफ दुनिया भर की दौलत है और उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य का संरक्षण। एक ऐसा जीवन जहां आपको या आपके परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस आपको एक बार अपना सिर झुकाना है। और दूसरी तरफ है जंगलों की खाक छानना, जो कि कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर दिन मौत का सामना करना, पत्तों पर सोना और एक ऐसी जंग लड़ना जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आता। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग बिना पलक झपकाए पहला विकल्प चुन लेंगे। मेरा मतलब है, आराम और सुरक्षा तो इंसानी फितरत का हिस्सा है ना। वही तो। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझकर वो दूसरा कांटों भरा रास्ता चुना। उन्होंने उस आराम को पूरी तरह ठुकरा दिया ताकि उनका और उनके लोगों का ज़मीर जिंदा रह सके। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत सामग्री का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। कुछ पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, युद्ध की रणनीतियों पर लिखे गए आर्टिकल्स हैं, और हमारी मुख्य किताब है द अनयील्डिंग सॉवरेन, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। और ये किताब बहुत ही गहराई से लिखी गई है। हाँ, तो इन सब को मिलाकर हमारा जो मिशन है आज, वो ये समझना है कि आखिर क्यों महाराणा प्रताप को महज एक राजा नहीं, बल्कि इतिहास में साहस और स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और मुझे लगता है ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हम महानता शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ जीती गई जमीनों पर जाता है। हाँ, या फिर उन्होंने कितने बड़े महल बनाए। एकदम सही बात है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है कि प्रताप की महानता उनके महलों में नहीं थी। अच्छा। हाँ, बल्कि उन महलों को छोड़ने के उनके फैसले में छुपी थी। 40 के दशक के राजपूताना की। मेवाड़ का वो दौर। हाँ, कुंभलगढ़ का किला, जहां 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। वो मेवाड़ के उसी सिसोदिया राजवंश से आते थे जिसका अपना एक बहुत भारी और गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल, एक ऐसी विरासत जो वीरता के लिए जानी जाती थी। लेकिन जो चीज मुझे इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है उनका गद्दी पर बैठना। मतलब पिता राणा उदय सिंह द्वितीय के निधन के बाद जब उन्हें मेवाड़ की सत्ता मिली, तो वो कोई जश्न का माहौल नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो समय बहुत ही मुश्किल था। हाँ, मैं तो इसे ऐसे देखता हूं कि उन्हें विरासत में कोई भरी हुई तिजोरी नहीं मिली थी, बल्कि एक ऐसा किला मिला था, एक ऐसा राज्य मिला था जिसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। उस समय का जो भू राजनीतिक परिदृश्य था, या जिसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, 1570 का दशक आते आते मुगल सम्राट अकबर का जो दबदबा था, वो लगभग पूरे उत्तर भारत में कायम हो चुका था। अकबर की महत्वाकांक्षा सिर्फ जमीन जीतने की नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जहां कोई एक भी इंसान उसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत ना करे। और मेवाड़ सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था उनके लिए, वो तो राजपूताना के स्वाभिमान का दिल था, है ना? एकदम सही। और शायद इसी स्वाभिमान को तोड़ना अकबर का मुख्य लक्ष्य था। और मुझे लगता है इसमें भूगोल का या ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मुगलों को गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ते की जरूरत थी। हाँ, व्यापार के लिए। और मेवाड़ ठीक बीच में आता था। बिल्कुल, व्यापार और अर्थव्यवस्था के नजरिए से गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण था। अकबर बहुत अच्छे से जानता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र है, तब तक उसका साम्राज्य न तो सुरक्षित है और न ही मुकम्मल। तो इसीलिए उसने सीधे हमला करने के बजाय पहले कुछ और कोशिशें की। जी हाँ, उसने सैन्य हमला करने से पहले कूटनीति का यानी डिप्लोमेसी का सहारा लिया। हमारी स्रोत सामग्री बहुत साफ तौर पर बताती है कि अकबर ने एक के बाद एक कई दूत भेजे महाराणा प्रताप के पास। और प्रस्ताव क्या था उनका? प्रस्ताव बहुत सीधा था। मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लो, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दे दिया जाएगा। मतलब एक तरह से पपेट राजा बनकर रहो। हाँ, और तुम्हें मुगल दरबार में बहुत ऊंचा पद या मनसब मिलेगा। बस तुम्हें अकबर को अपना शहंशाह मानना होगा। एक सेकंड के लिए इतिहास के इस चश्मे को उतारकर थोड़ा लॉजिक से सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि मुगल सेना उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक थी। उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल, उनके पास अथाह पैसा था, तोपें थीं, और दूसरी तरफ मेवाड़ था, जो पहले ही कई युद्धों से काफी कमजोर हो चुका था। ऐसे में क्या प्रताप का मुगलों से सीधा टकराने का फैसला थोड़ा जिद्दीपन नहीं लगता? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं।
मेरा मतलब है, एक राजा का काम अपनी प्रजा की जान बचाना भी तो होता है। सत्ता और संपत्ति के सामने झुक जाना ज्यादा आसान रास्ता था, तो सिर्फ अपने अहंकार के लिए एक हारने वाले युद्ध में कूद जाना कहाँ की समझदारी थी? देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका जवाब ही प्रताप की विचारधारा का मूल है। अधीनता स्वीकार करने का मतलब उस दौर में सिर्फ टैक्स देना नहीं होता था। तो और क्या-क्या दांव पर लगा था? उसका मतलब था अपनी सेना मुगलों को सौंपना, अपनी विदेश नीति उनके हवाले करना और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटा देना। तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं था। बिल्कुल नहीं। प्रताप के लिए ये कोई निजी अहंकार की बात थी ही नहीं, ये संप्रभुता की बात थी। अगर मेवाड़ झुक जाता तो पूरे उपमहाद्वीप में ये संदेश जाता कि ताकत के सामने घुटने टेकना ही बचने का एकमात्र विकल्प है। मतलब वो सिर्फ मेवाड़ की उस जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो आजादी के उस विचार के लिए लड़ रहे थे जो उस समय तेजी से खत्म हो रहा था। जी, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान उनके लिए किसी भी सत्ता या संपत्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और दूसरी एक और बहुत अहम बात है, क्या? अधीनता स्वीकार करने का मतलब शांति नहीं था। कैसे? संधि होने के बाद तो युद्ध रुक जाते ना। मेवाड़ के लिए शायद रुक जाते, लेकिन इसका मतलब ये था कि अब मेवाड़ के सैनिकों को मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अफगानिस्तान ये दक्षिण भारत में जाकर किसी और के लिए लड़ना पड़ता। अरे हाँ, मतलब मुगलों की तरफ से दूसरे राज्यों पर हमला करना पड़ता। बिल्कुल, और मरना पड़ता। प्रताप ने ये तय किया कि अगर उनके लोगों का खून बहेगा तो वो अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए बहेगा, किसी साम्राज्य की भूख मिटाने के लिए नहीं। एकदम सही। यही कारण है कि हमारी किताब का शीर्षक उन्हें अनयील्डिंग यानी अडिग कहता है। ये नजरिया वाकई पूरी तस्वीर बदल देता है। मतलब जो चीज पहले एक जिद लग रही थी, वो असल में बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। हाँ, एक बहुत कड़ा संकल्प था वो। तो जब कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब जाहिर है तलवारों को म्यान से बाहर आना ही था। और वहीं से शुरुआत होती है उस भयानक टकराव की। बिल्कुल। और हमारी रिसर्च हमें सीधे 1576 के उस ऐतिहासिक मोड़ पर ले जाती है, जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में एक अलग ही सिहरन दौड़ जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। अब अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। एकदम एक तरफा लग रहा था। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि मुगल सेना आकार में बहुत विशाल थी। तो फिर प्रताप ने इस युद्ध को कैसे अप्रोच किया? वो सीधे एक खुली मौत के मुंह में क्यों चले गए? यहीं पर प्रताप की रणनीतिक समझ या टैक्टिकल ब्रिलियंस सामने आती है। उन्होंने मुगल सेना का मुकाबला खुले मैदान में नहीं किया, क्योंकि वहां तो मुगलों की तोपें काम कर जाती। बिल्कुल। खुले मैदान में मुगलों की भारी घुड़सवार सेना और तोपे मेवाड़ की छोटी सेना को कुछ ही घंटों में कुचल देती। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना। अरावली की वे संकरी पहाड़ियां। जी हाँ, हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है जो इतना संकरा है कि वहां से एक बार में बहुत कम लोग गुजर सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने उस जगह को एक बॉटलनेक की तरह इस्तेमाल किया। एकदम सही। इससे हुआ ये कि मुगल सेना का जो विशाल आकार था वो पूरी तरह से बेमानी हो गया। हाँ, समझ गया। जब आप एक तंग गली में लड़ रहे हों तो पीछे खड़े आपके 10,000 सैनिक आगे वाले की कोई मदद कर ही नहीं सकते। वही तो। और इसके अलावा मुगल अपनी भारी तोपों को उन उबड़-खाबड़ पहाड़ियों में खींचकर नहीं ले जा सके। प्रताप ने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकतों को, यानी उनकी संख्या और उनके तोपखाने को, सिर्फ भूगोल का इस्तेमाल करके शून्य कर दिया। ये तो कमाल का दांव था। मतलब उन्होंने लड़ाई को अपनी शर्तों पे लड़ा। बिल्कुल लड़ा। यहां बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती हमले में राजपूत सेना इतनी भयानक तेजी से मुगलों पर टूट पड़ी थी कि एक बार तो मुगल सेना की फ्रंट लाइन पूरी तरह से बिखर गई थी। हाँ, उस हमले की तीव्रता बहुत खौफनाक थी। और प्रताप खुद सबसे आगे रहकर लड़ रहे थे। भले ही सामने राजा मानसिंह के नेतृत्व वाली इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन प्रताप ने जिस अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी, वो इसे इतिहास का सबसे यादगार युद्ध बनाता है। ये युद्ध केवल हार जीत का नहीं था, ये अडिग साहस का प्रतीक बन गया था। लेकिन जब हम हल्दी घाटी के उस भयंकर और खूनी मंजर की बात करते हैं, जहां चारों ओर तलवारें चल रही हैं, खून बह रहा है, हाथियों की चिंगाड़ है, बहुत ही डरावना माहौल रहा होगा। बहुत ही ज्यादा। पर वहां एक ऐसा किरदार उभर कर आता है जो इंसान न होकर भी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो बन गया। चेतक, महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा। हाँ, हम अक्सर इतिहास में इंसानी बहादुरी की बात करते हैं, सेनापतियों की बात करते हैं, लेकिन चेतक की कहानी कुछ और ही स्तर की है। युद्ध के दौरान चेतक बुरी तरह घायल हो गया था। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि उसकी हालत बहुत खराब थी।
कहा जाता है कि मुगल सेना के एक हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर लगभग कट गया था। अब अगर हम किसी जानवर की वृत्ति या इंस्टिंक्ट ही बात करें तो दर्द और डर के मारे उसका भाग जाना या वहीं गिर जाना बहुत स्वाभाविक है। कोई भी जानवर दर्द में वही करेगा। लेकिन चेतक नहीं गिरा। यही तो इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। चेतक 3 पैरों पर लड़खड़ाते हुए प्रताप को उस भयानक युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लाया। मैं तो चेतक की तुलना एक ऐसे सच्चे साथी या को पायलट से करूंगा जो सबसे मुश्किल वक्त में अपनी परवाह किए बिना अपने लीडर को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। बहुत ही खूबसूरत तुलना है ये। रास्ते में एक चौड़ा बरसाती नाला आया जिसे पार करना किसी स्वस्थ घोड़े के लिए भी बहुत मुश्किल होता, लेकिन चेतक ने वो छलांग लगाई। उसने अपने सवार को सुरक्षित जमीन पर पहुंचाया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं, एक जानवर के अंदर इतना अदम्य साहस और वफादारी कहां से आती है? देखिए, इतिहास में घोड़ों या जानवरों को अक्सर सिर्फ परिवहन के साधन के रूप में देखा जाता है कि बस बैठे और सवारी कर ली। हाँ, एक युद्ध मशीन की तरह। लेकिन चेतक का ये जो बलिदान है वो महाराणा प्रताप की कहानी को केवल एक राजा की कहानी से उठाकर एक ऐसी गाफा बना देता है जहां देशभक्ति और वफादारी की कोई सीमा नहीं है। मतलब उनका जुड़ाव सिर्फ एक मालिक और जानवर का नहीं था। बिल्कुल नहीं। यह प्रताप के नेतृत्व का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू दर्शाता है। प्रताप सिर्फ हुक्म चलाने वाले राजा नहीं थे, वे अपने सैनिकों, अपने लोगों और यहां तक कि अपने जानवरों के साथ भी एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते थे। और वो जुड़ाव उस दिन मैदान में नजर आया। हाँ, चेतक की छलांग सिर्फ एक घोड़े की छलांग नहीं थी, ये मेवाड़ की उस अजेय भावना का प्रतीक बन गई जहां कोई भी मुगलों के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चेतक का बलिदान हमें बताता है कि प्रताप के लिए लोगों और जानवरों में जो प्यार और सम्मान था, उसने हर सीमा को पार कर लिया था। सही बात है। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या? कई लोग तो यही मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध इस कहानी का अंत था, क्योंकि मुगल सेना ने मैदान पर कब्जा कर लिया था। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, हमारी स्रोत सामग्री भी एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। हल्दी घाटी अंत नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की असली लड़ाई तो अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। ये एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली जंग, यानी गुरिल्ला युद्ध की सिर्फ एक शुरुआत थी। और यहीं से महाराणा प्रताप एक साधारण योद्धा से एक रणनीतिक जीनियस में बदल जाते हैं। कैसे? हल्दी घाटी के बाद प्रताप ये बहुत अच्छे से समझ गए थे कि मुगलों को पारंपरिक युद्ध में यानी आमने सामने की लड़ाई में नहीं हराया जा सकता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जी, इसलिए उन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि गुरिल्ला युद्ध के जरिए अपना संघर्ष जारी रखा। जरा इस गुरिल्ला युद्ध के काम करने के तरीके को समझाइए ना, ये कैसे किया उन्होंने? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई एक छोटा सा जीव किसी विशालकाय जानवर से लड़ रहा हो। अगर वो सामने से वार करेगा तो तुरंत कुचला जाएगा, लेकिन अगर वो छिप कर वार करे, लगातार डंक मारता रहे, उसे सोने ना दे, उसका खाना पीना मुश्किल कर दे, तो एक समय बाद वो विशालकाय जानवर खुद हार मान लेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही चतुर रणनीति है। प्रताप ने ठीक यही स्कोच्ड अर्थ या झुलसी हुई पृथ्वी की रणनीति अपनाई। उन्होंने मेवाड़ की आम जनता से कहा कि वो मैदानी इलाकों को छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में चले जाएं। एक सेकंड, मतलब उन्होंने अपनी ही जमीन को, अपने ही गांवों को खाली करवा दिया? जी हाँ। उन्होंने खेतों को नष्ट करवा दिया, कुओं को बंद कर दिया, ताकि जब मुगल सेना मेवाड़ के अंदर घुसे तो उन्हें न खाने को एक दाना अन्न मिले, न पीने को पानी और न ही छिपने के लिए कोई छत। ये तो दुश्मन को भूखा मारने की बहुत ही अचूक रणनीति थी। मुगल सेना इतनी बड़ी थी तो जाहिर है उन्हें रसद या जो सप्लाईज होती हैं वो बहुत भारी मात्रा में चाहिए होती होंगी। बिल्कुल। और प्रताप के सैनिक उन रसद ले जाने वाले मुगल कारवां पर जंगलों से अचानक हमला करते, सारा सामान लूटते और वापस पहाड़ियों में गायब हो जाते। और मुगल सैनिक उन घने और अनजान जंगलों में उनका पीछा भी नहीं कर सकते थे। एकदम सही। इस रणनीति ने मुगल सेना को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों रूपों से बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। लेकिन मुझे यहाँ एक बात हैरान कर रही है। महलों को छोड़कर जंगलों की खाक छानना और गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीति अपनाना, इसके लिए प्रताप को खुद कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी? के बारे में क्या बताता है? मतलब अकबर तो बस उनके हाँ कहने का इंतजार ही करता था, वो जब चाहे वापस महल में जा सकते थे। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। उनका लक्ष्य महल में रहना नहीं था, बल्कि स्वतंत्र रहना था। जब आप किसी गद्दी को अपनी ताकत मान लेते हैं
तो उसे छिन जाने पर आप टूट जाते हैं। प्रताप की ताकत उनका विचार था, उनका संकल्प था। जंगलों में रहना उनके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने का एक तरीका था। मतलब कठिन परिस्थितियों ने उनके संकल्प को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उनका ये संघर्ष खाली नहीं गया। मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद उन्होंने मुगलों को कई बार हराया और अपने जीवन काल में ही मेवाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस भी जीत लिया। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत थी। मतलब बिना किसी बड़े खजाने के, बिना किसी विशाल सेना के, सिर्फ अपने अदम्य साहस के दम पर और अपने लोगों के समर्थन से। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा ने स्रोत सामग्री के उन पन्नों को एक नई रोशनी में हमारे सामने रखा है। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटना चाहें, तो हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? मुख्य निष्कर्ष ये है कि महाराणा प्रताप को केवल उनके युद्ध कौशल के लिए याद नहीं किया जाता। तो किस लिए? वे बहादुरी, बलिदान, आत्मसम्मान और देशभक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब बात मातृभूमि और आजादी की हो तो कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती। और ये भी कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बिल्कुल। और अब इस गहन चर्चा को समेटते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, स्रोत सामग्री हमें दिखाती है कि महाराणा प्रताप ने सत्ता और धन के ऊपर आत्मसम्मान और आजादी को चुना। आज के इस दौर में जब हमारे पास आराम का रास्ता चुनने या अपने उसूलों पर टिके रहने के बीच चुनाव करने का मौका होता है, जो कि अक्सर होता है हमारी जिंदगी में। बिल्कुल, तो सवाल ये है कि क्या हम उस चीज के लिए कठिन संघर्ष करने का साहस जुटा सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को मंथन करना चाहिए। क्या हम अपने जीवन के छोटे छोटे संघर्षों में उस अडिग भावना को जिंदा रख सकते हैं? इसी गहरे विचार के साथ हम आज के रोमांचक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।